नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हमने चर्चा की हुई थी छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित, जिसमें हमने छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जो कि आमतौर पर सभी को जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। उसके अलावा हमने छत्तीसगढ़ के किस किस विषय से कितने कितने भागों से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं उस पर हमने चर्चा की हुई थी। और आज हम उसी विषय में आगे बढ़ते हुए हम छत्तीसगढ़ का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आज हम उसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के भूगोल को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सामान्य जानकारी देना चाहूँगा भूगोल के बारे में, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि एकदम आसान भाषा में भूगोल को कैसे समझा जा सकता है। और छत्तीसगढ़ के भूगोल को एकदम आसान भाषा में आपके समझ के लिए हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम पूरी तरीके से आपको समझाने में सटीक रहे। और यदि जब भी आप भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल पढ़ने के साथ साथ आपको अपने पास हमेशा मैप का इस्तेमाल करना आवश्यक रहता है। तो जब आप मैप का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो जाएगी। वहीं रहा सवाल, जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, वो सारा का सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो कंटेंट के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल एकदम आसान भाषा में। यहाँ पर एक मनोरम दृश्य आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ का एक सुंदर सा नज़ारा, जो कि कहाँ का है ये आपको पता ही होगा, जो वहाँ के लोकल बाशिंदे होंगे, जो लोकल वहाँ के रहने वाले होंगे। और इसके बारे में जानकारी आपको अगर होती है तो हमें भी बताइए, खैर हमें तो मालूम है। आगे शुरू करते हैं भूगोल की सामान्य जानकारी, जिसके अंतर्गत हमें भूगोल को पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल तो थोड़ा सा बाद में आएगा, पहले आप ये तो समझ लीजिए कि भूगोल होता क्या चीज़ है और भूगोल कहते किसे है। तो भूगोल की सामान्य जानकारी के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हमें रेखाएं पढ़नी है, जिसमें हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ना है। हमें अक्षांश रेखाएं और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। हमें अक्षांश रेखाओं का महत्व पढ़ना है। उसके साथ साथ देशांतर रेखा व उनकी विशेषताएं पढ़नी है। देशांतर रेखा का महत्व पढ़ना है और मानक समय पढ़ना है। और साथ ही साथ हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वर्तमान में बीच में भारत में 2 मानक समय होने चाहिए करके मुद्दा उठा हुआ था। तो वो 2 मानक समय आखिर क्यों होने चाहिए और वर्तमान में कितने मानक समय है, इस विषय पर भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का वास्तव जो भूगोल टॉपिक है उसका जो पहला चैप्टर है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार। तो यह पूरे वीडियो में आपको इन सब के बारे में डिटेल जानकारी और गहन अध्ययन कराया जाएगा। आगे देखते हैं, हम शुरू करते हैं रेखाएं। तो रेखाओं को बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको सामान्यतः बताना चाहूंगा भूगोल के बारे में कि भूगोल क्या होता है। एक शब्द दिख रहा है आपको, भूगोल। भूगोल 2 शब्दों का मेल होता है, एक है भू और एक है गोल। भू का मतलब आप क्या समझते हैं? भू का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी, और गोल मतलब पृथ्वी का आकार। सामान्यतः आपने देखा होगा, सुना होगा और बचपन से सुनते ही आ रहे हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल होती है। और पृथ्वी को एक्चुअल में आपने तो देखा नहीं होगा, लेकिन जमीन, जिस जमीन में हम रहते हैं वही हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो वो गोल जो है, उसी गोल पृथ्वी का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। उस गोल भूमि का क्या करना है, अध्ययन करना है, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया, गोल शब्द। तो उस गोल शब्द को आप समझने की कोशिश करते हैं। माना कि ये क्या है, एक बॉल है। बॉल यानी गेंद समझते हैं ना, वो बॉल जो है पूरी तरीके से गोल है, जैसे कि मान के चलते हैं वो पृथ्वी है। अब उस बॉल में मैं यहाँ पर कोई टिक मार कर देता हूँ। बॉल तो 3D रहेगी ना, मतलब चारों दिशाओं से वो गोल रहेगी, हर दिशाओं से वो गोल रहेगी। उसमें मैं कहीं पर एक टिक मार कर देता हूँ। और अगर मैं आपको बोलूंगा, आप बताइए कि ये जो टिक दिख रहा है वो इस बॉल के किस दिशा में है, तो क्या आप बता पाएंगे किसी गोल चीज में कि वो किस दिशा में है? सामान्यतः आप नहीं बता पाएंगे। तो उन्हीं दिशाओं का ज्ञान को ज्ञात करने के लिए हमें पृथ्वी के अंतर्गत रेखाओं को पढ़ना पड़ता है, जिसमें विशेष रूप से आते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। एक बात क्लियर हो गई कि पृथ्वी जो है वो गोल है और पृथ्वी में किसी भी बिंदु की स्थिति एवं उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमें रेखाओं का अध्ययन करना पड़ता है। और सामान्यतः हम 2 रेखाओं का प्रयोग करते हैं, एक अक्षांश रेखाएं और एक देशांतर रेखाएं। आगे पूरा हम इस टॉपिक पर अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है अक्षांश रेखाएं और क्या होती है देशांतर रेखाएं। रेखाएं सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, एक अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्या होती है अक्षांश रेखा। ये एक लाइन खींचिए, मान लो
ये जैसा मैंने लाइन खींचा है वैसा ही एक लाइन समझिएगा। ये जो लाइन है इस लाइन को कहते हैं क्षैतिज लाइन, और ये एक लाइन सीधी जो खड़ी लाइन जो मैंने खींची है ना, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। ये चीज समझ में आ गई। तो इन्हीं दोनों लाइनों पर बेस्ड है हमारा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। मेन हमारे जो अक्षांश और देशांतर का आधार है वो यही दो दिशाओं की लाइन है। अगर हमने लाइन को ऐसे खींच दिया तो वो क्षैतिज लाइन कहलाएगी या आड़ी लाइन कहलाएगी। अगर हमने लाइन को ऐसे खींच दिया तो वो ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाएगी या खड़ी लाइन या खड़ी रेखा कहलाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। फिर उसके बाद हम पूरी तरीके से अक्षांश रेखाओं को समझेंगे, फिर उसके बाद हम पूरी तरीके से देशांतर रेखाओं को समझेंगे, जैसा कि प्रारंभिक इंडेक्स में मैंने आपको दिखाया। अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर हम जानना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज काल्पनिक रेखा होती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सामान्य तौर पर आप इतना ही अभी जानिए, बाकी आगे हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी पर क्षैतिज जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। मैंने एक शब्द का उपयोग किया, काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी, मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, हमें सिर्फ उसको एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो पृथ्वी पर ये एक रेखा दिख रही है, ये एक रेखा दिख रही है, ये सारे एक रेखा दिख रही है, और वो सब रेखा क्या है, हॉरिजॉन्टली है, यानी कि क्षैतिज दिशा में है, इस दिशा में। तो क्षैतिज दिशा में जो भी पृथ्वी पर रेखाएं काल्पनिक रूप से खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। दूसरी चीज देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। तो मैंने एक लाइन बताया ऊर्ध्वाधर, ये लाइन ऊर्ध्वाधर कहलाता है। यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रहा होगा बीच वाला, ये आपका एक लाइन दिख रहा होगा, ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो पृथ्वी पर खींची गई खड़ी काल्पनिक रेखा या ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने बताया कि खड़ी है और ऊर्ध्वाधर है, लेकिन इसका एक और परिभाषा आता है। आपने शुरू से ही देखा होगा कि पृथ्वी की ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, अंतिम छोर जो है ऊपरी भाग का, ये दोनों कहलाते हैं क्या, ध्रुव कहलाते हैं। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। दोनों कहलाते हैं ध्रुव, और ऊपर वाला सभी जानते ही होंगे उत्तरी ध्रुव कहलाता है और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है वो सामान्यतः देशांतर रेखा कहलाती है। तो थोड़ा बहुत तो अभी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है अक्षांश रेखाएं और क्या होता है देशांतर रेखाएं। आगे जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, जो कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की वजह से ही आप भारत का भूगोल को आसानी से समझ पाएंगे। उसके साथ साथ जिसकी जरूरत अभी वर्तमान में हमें छत्तीसगढ़ के भूगोल में पढ़नी है, जिसके लिए हमें छत्तीसगढ़ का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार समझना है, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की प्रमुख जलवायु को समझना है, तो उन सब को समझने के लिए हमें इन रेखाओं को पढ़ना और इनके बारे में पूरी जानकारी रखना काफी आवश्यक हो जाता है। आगे देखते हैं हम अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो पहली चीज मैंने बताया अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो अक्षांश रेखाएं आड़ी या क्षैतिज काल्पनिक रेखाएं होती है। इस शब्द को हमेशा याद रखिएगा, काल्पनिक। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी, मैंने बताया इसके बारे में। काल्पनिक रेखाएं होती है और ये रेखाएं कभी भी आप अगर खोजने निकलोगे कहां पर कौन सी अक्षांश रेखा है तो ये रेखाएं आपको नजर नहीं आएंगी। वास्तव में पृथ्वी पर उत्तर व दक्षिण दिशा की जानकारी के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। किन रेखाओं का, अक्षांश रेखाओं का। अगर मैं ये कह दूं ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी में उत्तर और दक्षिण दिशा कहाँ है तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि एक अक्षांश रेखा यहां से गुजरी हुई है, उस अक्षांश रेखा के ऊपर वाला भाग को कहते हैं उत्तर और नीचे वाला भाग को कहते हैं दक्षिण, तो ये क्या आप बता दोगे कि पृथ्वी का ऊपरी भाग उत्तर है और निचली भाग दक्षिण है। लेकिन ये एक रेखा जो है, ये बीच वाली एक रेखा, वो कौन सी रेखा है, ये चीज भी तो आपको जाननी चाहिए ना। तो यह रेखा है विषुवत रेखा। इस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा, या इसका अन्य नाम मिलता है हमें भूमध्य रेखा, और अंग्रेजी में इसे कभी कभी हिंदी में ही पूछ देता है अंग्रेजी नाम से, जिसे कहते हैं इक्वेटर। ये तीन नाम है इस बीच वाले रेखा के। अब मैं इस रेखा के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा क्षैतिज जाती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारी पृथ्वी है मान लो, उसके बीचों बीच से एक रेखा क्षैतिज गई है
उसे ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और इस रेखा का जो मान होता है वो 0 डिग्री होता है। अब ये 0 डिग्री क्यों होता है, इसको मैं थोड़ी देर में आपको मैं डील करता हूं। इस विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो भी स्थिति होगी, जिसकी भी स्थिति होगी, उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यह खासियत होती है विषुवत रेखा। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा के जरिए या विषुवत रेखा को आधार बनाकर पृथ्वी पर उत्तर व दक्षिण दिशा का ज्ञान लिया जा सकता है। तो ये हो गई आपकी क्या, विषुवत रेखा। तीसरा पॉइंट अगर हम इसके बारे में पढ़े, अक्षांश रेखाओं के बारे में, तो यहां पर हमें एक चीज समझ में आएगी कि ये कोणीय दूरी होती है। ये कोणीय दूरी होती है। कैसे कोणीय दूरी होती है, थोड़ा सा हम चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये कोणीय दूरी होती है। मान के चलिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है पृथ्वी के, जो कि क्षैतिज रेखा है, और इस रेखा को हमने क्या नाम दिया हुआ, विषुवत रेखा नाम दिया हुआ है, या इसी को कहा जाता है क्या, भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा का जो मिड पॉइंट है, यानी कि जो केंद्र बिंदु है, ये पृथ्वी का भी क्या होगा, केंद्रीय बिंदु ही होगा। अब मैं इस मिड पॉइंट से यहां तक की अगर मैं कोई दूरी मापना चाहूं, तो यहां से पहले इसको यहां मिलाऊंगा, और यहां पर मान के चलिए ये एक कोण बनेगा। तो यह कोण मान के चलो क्या है, अल्फा। तो इस 0 डिग्री से अल्फा कोण पर एक सीधी रेखा को अगर मैं पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग में मिला दूं, तो इस रेखा का जो लंबाई या इस रेखा का जो मान होगा वो होगा अल्फा कोण। समझ में आया। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट खींचता हूं और यहां से मैं पृथ्वी के केंद्र को मिलाता हूं, तो ये कोण बनेगा, इस विषुवत रेखा से जो भी कोण बनेगा उसी का मान यहां पर होगा। जैसे मान लो ये बना बीटा कोण, और पृथ्वी के इस भाग से दूसरे भाग को मैं एक सीधी रेखा के द्वारा मिला देता हूं, तो ये जो अक्षांश रेखा की लंबाई होगी वो कहलाएगी बीटा कोण। क्यों कोण में लिया जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, और किसी भी गोल वस्तु या गोल चीजों को आप सीधे सीधे नहीं माप सकते। क्लियर। तो ये आपको मिल जाएगा कोण। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से नंबर का अक्षांश है, तो आप बता दोगे 0 डिग्री, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, और 0 डिग्री को ही विषुवत रेखा कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन से नंबर के अक्षांश है, तो आप बताओगे अल्फा डिग्री नंबर के अक्षांश है। अगर मैं कह दूं ये कौन से नंबर का अक्षांश है, तो आप बता दोगे ये बीटा डिग्री का अक्षांश है। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है वो वास्तव में कोणीय दूरी होती है। क्लियर। आगे हम चर्चा करते हैं इस पर कि अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं जो होती है उनके अगर बीचों बीच का हम एक भाग लेते हैं, जैसे कि ये हमारा बना हुआ है, और ये हमारी पृथ्वी है मान लो, और बीच में है 0 डिग्री आपका, जैसा कि विषुवत रेखा। तो इस 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर का जो भाग होता है पृथ्वी का, वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो भाग होता है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी का जो विषुवत रेखा होता है उसके ऊपर का जो भाग होता है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और नीचे का जो भाग होता है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो विषुवत रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट देता है, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। साथ साथ अगर हम बात करें पृथ्वी के बारे में, तो इन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती है। कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, 90 अक्षांश रेखाएं होती है, यानी कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो 180 होती है। ठीक है। यहां पर आपको दिख रहा होगा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं होती है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर एक कोशिश करते हैं मैप बनाने की, जिससे आपको और क्लियर समझ में आ जाए। ये आपका 0 डिग्री क्या है, देशांतर अक्षांश रेखा, यानी कि इसी रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब इस 0 डिग्री से लेकर पूरे ऊपर तक, जहां तक पृथ्वी कंप्लीट ना हो जाए, ऐसे करके लाइन खींचे रहते हैं। और कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, 90। उसी तरीके से नीचे भी अगर आप जाएंगे तो पूरी नीचे तक 90 अक्षांश रेखाएं होती है। तो ऊपर भी 90 और नीचे भी 90, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती है। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 180। समझ में आया। 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में।
एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है वो 90 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव कहलाती है। इसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया। और जो 90 डिग्री दक्षिणी वाला अक्षांश रेखा है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। थोड़ा सा हम अक्षांशों का माप पढ़ लेते हैं, कैसे मापा जाता है। जैसे ये 0 डिग्री है बीच वाला, इसके ऊपर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, ऐसे करके 90 तक जाएगा ये। लेकिन ठीक उसी तरीके से नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कहां तक जाएगा? 90 तक जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर पूछा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 23.5 डिग्री तो दोनों तरफ आएगा। या मैं ये कहूं कि 2 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 2 डिग्री अक्षांश रेखा हमें पृथ्वी में 2 को मिलेंगी, एक ऊपर साइड मिलेगा और एक नीचे साइड। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी वो 2 डिग्री 3 डिग्री या 23.5 डिग्री या 66.5 डिग्री जो भी पूछेगा, वो हमेशा वहां पर या तो उत्तरी लगाएगा या दक्षिणी लगाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर वो उत्तरी लगाया मतलब वो उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश की बात कर रहा है, अगर वो दक्षिणी लगाया मतलब वो दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांश की बात कर रहा है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि पृथ्वी पर कुल 180 अक्षांश रेखाएं होती है और 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती है। एक मैप आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा और उस मैप में अगर आप देखना चाहो, समझना चाहो तो समझ सकते हो कि ये एक अक्षांश रेखा है और इस तरीके से पूरी अक्षांश रेखाएं जो है ऐसे घूमी हुई है। आगे इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल, इनकी विशेषताएं भी हैं और इनका महत्व भी है, जो कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं। ये हमारा 0 डिग्री जो कि क्या कहलाता है? विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के ऊपर का पूरा हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ पर लिखा है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो ये वाली जो अक्षांश रेखा दिख रही है ना, वही 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है और इसे ही क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के ऊपर में यानी कि उत्तर में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। वास्तव में पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए कर्क रेखा का मान 23.5 लिया जाता है। यहाँ पर पहला पॉइंट कहा है कि 23.5 डिग्री होती है कर्क रेखा। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया है कि 23.5 डिग्री क्यों होती है। तो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है कि पृथ्वी अपने अक्ष से वास्तव में जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ पर एक नजर आ रहा होगा आपको एक डायग्राम, जिस डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आमतौर पर हम पृथ्वी को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कि अभी इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ सीधे मिलाएंगे तो पृथ्वी सीधी नजर आएगी। लेकिन अगर हम इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इस 23.5 डिग्री झुके होने की वजह से ही 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश को क्या किया जाता है? उत्तरी को कर्क रेखा माना जाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। जैसा कि हमने उत्तरी गोलार्ध में क्या माना था? कर्क रेखा माना था, वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होगी उसे मकर रेखा कहेंगे। तो ये 3 प्रकार की अक्षांश रेखाओं का ज्ञान आपको अब तक हो गया। एक तो 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इस 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में यानी कि उत्तर में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे कर्क रेखा कहा जाएगा और इस 0 डिग्री की दक्षिण में जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहा जाता है। इसके अलावा 2-3 और अन्य अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर मैं आपको इस मैप में समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होता है जिसे क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और नीचे में भी एक अक्षांश रेखा होता है 23.5 डिग्री जिसे कहते हैं मकर रेखा।
इसके अलावा जो अन्य और अक्षांश रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी, उन अक्षांश रेखाओं को कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, और नीचे वाला जो 66.5 डिग्री अक्षांश है उसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। एक शब्द समझ में सुनने में आ रहा होगा वृत्त, और यहाँ पे रेखा, तो दोनों एक ही चीज है। वास्तव में जो अक्षांश रेखाएं होती है वो क्या होती है, वृत्ताकार होती है। अगर आप पृथ्वी गोल है समझो, एक बॉल समझो, और बॉल के चारों तरफ अगर आप एक लाइन खींचो तो वो लाइन क्या होगी, वृत्ताकार लाइन होगी ना, वृत्ताकार रेखा होगी। लेकिन जब आप उसको सामने से देखोगे तो वो एक सीधी रेखा के रूप में नजर आती है। तो जब वो सीधी रेखा के रूप में नजर आती है तब हम उसे रेखा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो होती क्या है, वृत्त होती है। तो उसी तरीके से जो विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा, ये भी एक वृत्ताकार लाइन ही है, और इसे किसी किसी किताब में विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त कहा जाता है। तो यहाँ पर दो अन्य अक्षांश रेखाओं का ज्ञान आपको हो गया, जो कि आर्कटिक वृत्त है और अंटार्कटिक वृत्त है। इसके अलावा जो उत्तरी ध्रुव है, यानी कि उत्तरी 90 डिग्री अक्षांश और दक्षिणी 90 डिग्री अक्षांश, उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरीके से पृथ्वी पर यह प्रमुख रूप से क्या मानी जाती है, अक्षांश रेखाएं मानी जाती है। तो इतनी ही अक्षांश रेखाओं की आवश्यकता हमें आगे की स्टडी में पड़ेगी, जो आपको ध्यान में रखना है। अगले स्लाइड पे चलते हैं और हम देखते हैं प्रमुख विशेषताएं कि अक्षांश रेखाओं की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती है। सबसे पहला पॉइंट है, इनकी कुल संख्या 180 होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 90 अक्षांश रेखाएं कहां होती है, उत्तरी गोलार्ध में, और 90 अक्षांश रेखाएं कहां होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी सामान्यतः 111 किलोमीटर होती है। तो यहां पर देखिएगा, ये मान के चलिए हमारी क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी जिसे कहते हैं क्या, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर मैं तो आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका था कि 90 अक्षांश रेखाएं इस गोलार्ध में रहेंगी और 90 अक्षांश रेखाएं इस गोलार्ध में रहेंगी। तो टोटल कितनी होगी, 180। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा, दो अक्षांशों की जो सामान्यतः दूरी होती है, उस दूरी को दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो मान के चलो ये कोई एक अक्षांश रेखा है, ये दूसरी अक्षांश रेखा है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठवीं है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके कहां तक जाएगा, ये 90 तक। उसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक जाएगा, ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा तक जाएगा। तो जो दो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 111 किलोमीटर होता है। यही इस पॉइंट में कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं के बारे में। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा होती है। देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 23.5 डिग्री बनाऊं, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, यहाँ पे 66.5 बनाऊं, जिसे आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा कहते हैं, और यहाँ पे भी मैं मकर रेखा बनाऊं और यहाँ पर मैं अंटार्कटिक वृत्त बनाऊं, तो आपको इन सारी क्षैतिज लाइनों में सबसे बड़ी लाइन अगर दिख रही होगी तो यही लाइन दिख रही होगी, क्योंकि विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों भाग से जाती है, पूरे बीचों बीच से होकर गुजरती है, और बीचों बीच से होकर गुजरने के कारण पृथ्वी का जो व्यास है वो सर्वाधिक कहां पे रहेगा, बीच में ही रहेगा। तो उसी व्यास से विषुवत रेखा के गुजरने के कारण सबसे बड़ी अगर अक्षांश रेखा जो होती है वो विषुवत रेखा ही होती है। क्लियर। अगली पॉइंट देखते हैं विशेषताओं में। ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई 0 लगभग बिंदु के समान हो जाती है। देखिए, यहां पर 90 डिग्री अक्षांश है और नीचे भी 90 डिग्री अक्षांश है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। जैसे ही अक्षांश जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर बढ़ते हैं, अक्षांशों की लंबाई कम होते जाती है। आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर सबसे बड़ी है, ऊपर में थोड़ी छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और इतनी छोटी हो जाती है कि 90 डिग्री में ये एक बिंदु के समान हो जाती है, एक बिंदु के समान। और 90 डिग्री दक्षिणी अगर अक्षांश की बात करें, वहां भी एक बिंदु के समान हो जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अक्षांशों की सबसे अधिक लंबाई कहां पर होती है, या सबसे
लंबी अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है, तो आप बताओगे विषुवत रेखा सबसे लंबी होती है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है, तो आप बताओगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सबसे छोटी अक्षांशीय रेखा होती है, लगभग शून्य हो जाती है, यानी बिंदु के समान हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, यदि ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई शून्य माने तो अक्षांशों की कुल संख्या 179 होगी। क्लियर। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज समझाना चाहूंगा जो कि पूरा क्लियर कर देगा। ये 0 डिग्री है और ये भी 0 डिग्री, ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं होंगी और नीचे भी 90 अक्षांश रेखाएं, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री नीचे हिस्सा। टोटल 90 अक्षांश रेखा ऊपर में और 90 अक्षांश रेखा नीचे में, टोटल कितनी होगी 180 अक्षांश रेखा। ये तो शुरुआत में हमने पढ़ लिया, लेकिन वो 180 कब हुई, जब हमने इस 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा को हमने नहीं गिना है। अगर हम विषुवत रेखा को गिन लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 181, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या कहता है 179 होगी। कब, जब हम दोनों ध्रुवों को शून्य मान ले। तो दोनों ध्रुवों को शून्य मानने के लिए हमें पहले किसको जोड़ना पड़ेगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके इसकी संख्या 181। और जब दोनों ध्रुवों को हम शून्य मान लेंगे तो 2 अक्षांश कम हो जाएंगी और 2 घटा देंगे, तब इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 179 हो जाएगी। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से समझिएगा यहाँ पर कि जो कुल संख्या होती है अक्षांशों की वो होती है 180। उस 180 में अगर हम एक जोड़ दिए किसको, विषुवत रेखा को, तो वो हो गई 181। अब जब यहाँ पर मैं आपको बताया कि ध्रुवों पर इनकी लंबाई शून्य हो जाती है, तो 2 ध्रुव है हमारे पास, तो वो शून्य हो जाती है, तो वो दोनों ध्रुवों की अक्षांशों की लंबाई को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो हमारे पास अक्षांशों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 179। कहीं कहीं पर आपको 178 भी देखने को मिलेगा, तो वो तब की कंडीशन है जब आप इस 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा को नहीं जोड़ते और कुल संख्या 180 मान के चलते हो। जैसे हमने पहले ही पढ़ा 180 टोटल देशांतर अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है, 90 ऊपर और 90 नीचे। लेकिन इस 180 में क्या ये 0 डिग्री वाला जुड़ा है, क्या नहीं जुड़ा है। अब हम नहीं जोड़ते हैं और इन दोनों ध्रुवों को भी क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो इसमें हम जब 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 178 आएगा ना। तो वही पॉइंट जो है अगले स्लाइड में लिखा हुआ है, जिसे आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चीज समझना है और इसका पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे में मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम अक्षांशों का महत्व, कि अक्षांश हमारे पृथ्वी पर क्या विशेषता, क्या महत्व रखता है, कि इस अक्षांश के जरिए से हम क्या क्या चीजें जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस अक्षांशों के महत्व से पहले मैं यहाँ पर एक आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा। ये डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा और इस डायग्राम में एक सीधी सीधी लाइन गई हुई है जिसे हम क्या कहेंगे, खड़ी लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, खड़ी लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये पृथ्वी के बीचों बीच से गई है। वास्तव में यह इंडिकेट कर रही है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को। हम सबको पता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी पर क्या है, स्थिर खड़े रह सकते हैं, या कोई भी चीज जो है ऊपर से नीचे की ओर ही आती है, भूमि की ओर, और भूमि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे आकर्षित करती है किसी भी वस्तु को। तो उस गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो पृथ्वी में सभी जगह पर एक समान तो नहीं हो सकता, हर जगह पर अलग अलग मान होगा, और इस गुरुत्वाकर्षण के मान को समझने के लिए ही हमें अक्षांशों का महत्व देखना पड़ता है। तो इस अक्षांशों के महत्व के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट आता है गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को समझने में। विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो सर्वाधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। कैसे समझते हैं, यहां पर आपको एक लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय केंद्र है। मतलब ये लाइन के आसपास अगर कोई भी चीज जाएगी उस पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा। लेकिन मैं आपको यहां पर पहले ही समझा दिया हूं कि ये 0 डिग्री बीचों बीच से जाती है, जो कि कौन सी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, यानी कि अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है, तो विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा का मान 0 डिग्री होता है। क्लियर है। इस 0 डिग्री विषुवत रेखा और इस लाइन के बीच का अगर मैं अंतर देखूं तो वो सर्वाधिक नजर आता है। कैसे नजर आता है, सपोज मान चलिए पृथ्वी गोल है, ये 3D डायग्राम समझ लो, गोल है, और गोल के चारों तरफ से अगर मैं एक लाइन खींचूं बीचों बीच से, तो वो लाइन सबसे बड़ी लाइन होगी, कौन सी लाइन होगी, विषुवत लाइन।
और उस गोल गेंद के बीच से मैं एक सीधी लाइन खींचूं तो वो क्या होगी, आपकी गुरुत्वीय केंद्र की लाइन होगी। तो अगर मैं यहां पर हूं और इस लाइन की तुलना में करूं तो यहां से यहां तक का दूरी सर्वाधिक होगा। अगर मैं यहां पर हूं और यहां पर हूं और यहां पर हूं मान लो, तो यहां पर की दूरी कम होगी, यहां पर की दूरी और कम होगी, यहां पर की दूरी और कम होगी, और ये ध्रुव के पास की दूरी तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि ध्रुवों पर से ही तो गुरुत्वीय केंद्र गुजर रहा है। तो पृथ्वी पर कोई भी अगर वस्तु या कोई भी स्थान कहीं पर है तो वो विषुवत रेखा पर है, और विषुवत रेखा से अगर गुरुत्वीय केंद्र की दूरी में कहूंगा तो वो सर्वाधिक होती है। मतलब ये गुरुत्व अपना बल इस रेखा पर उतने अधिक तरीके से नहीं लगा पाएगा जितना कि वो यहां पर लगाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सबसे पास है और ये सबसे दूर है। तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है और विषुवत रेखा पर कम होता है। इसी वजह से कोई भी देश अपना रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन अगर बनाता है तो वो विषुवत रेखा पर बनाता है या विषुवत रेखा के आसपास में स्थापित करता है। भारत का एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि है थुम्बा में, जिसका उदाहरण है थुम्बा, केरल तिरुवनंतपुरम में। अब ये थुम्बा कहां पर है, थोड़ा सा मैप में जानने की कोशिश करते हैं कि थुम्बा है कहां पर। आपको नजर आ रहा होगा यहां से यहां तक आपका केरल आता है और केरल में यहां पर है आपका थुम्बा। देखिए भारत का जो सबसे दक्षिणतम छोर है जिसका अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, इस दक्षिणतम छोर से यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये मान के चलिए हमारा भारत है, मान लो ये कुछ इस तरीके से, और ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, और ये 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा। ये कर्क रेखा दिख रही है आपको, ये नजर आ रहा है, ये कर्क रेखा, ये भारत के बीच से गुजर रही है, यही वाला कर्क रेखा, और ये विषुवत रेखा। मैंने क्या कहा कि विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है, इसलिए कोई भी रॉकेट जब ऊपर जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होना चाहिए, तभी वो बहुत आसानी से ऊपर पहुंच सकता है। अगर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होगा तो उतनी आसानी से वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। तो यहां पर मैं आपको भारत के बारे में बताना चाहूंगा कि भारत की जो सबसे दक्षिणतम छोर है वहां से लेकर इस विषुवत रेखा तक की दूरी जो है वो लगभग 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। इतने तो हमारे राज्यों की दूरी हो जाती है, राज्य में ही दूरी हो जाती है एक छोर से दूसरे छोर। तो 876 किलोमीटर की जो दूरी है वो काफी दूरी नहीं होने की वजह से यहाँ पर केरल की थुम्बा में क्या बनाया गया है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया गया है। क्लियर? आगे देखते हैं हम, सौर विकिरण को तय करती है। अक्षांशों का जो दूसरा महत्व है वो है सौर विकिरण को तय करना। कैसे? मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब वो 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से पृथ्वी का शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे बना लो तो अब आपको समझ में आएगा। ये सूर्य है और ये क्या है, आपका कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। ये 3 रेखा है। सूर्य की किरणें अभी लंबवत पड़ रही है इस मकर रेखा पर, इस मकर रेखा पर अभी लंबवत पड़ रही है। कुछ समय बाद पृथ्वी जब घूमते घूमते कहां आ जाएगी, सूर्य के दूसरी तरफ आ जाएगी। मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है ना, तो अभी मान लो पृथ्वी यहां पर है और मैं सूर्य हूं मान लो, तो पृथ्वी जब यहां पर आ जाएगी, और पृथ्वी स्वयं भी तो घूम रही है, तो जब यहां पर आ जाएगी तो एक समय बाद इसकी जो लंबवत किरणें हैं वो कहां पर पड़ेंगी, इस विषुवत रेखा पर पड़ेंगी। फिर पृथ्वी जब यहां पर है तो यहां से यहां आ जाएंगी, तो उसकी जो सूर्य की जो लंबवत किरणें वो आप पड़ेंगी कहां पे, कर्क रेखा में। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कर्क रेखा पर ही अधिकतम जाएगी, और नीचे अगर गई तो मकर रेखा पर ही अधिकतम जाएगी। उससे ऊपर नहीं जा सकती, उससे नीचे नहीं जा सकती। नहीं जा सकती कहने का मतलब सूर्य की सीधी किरणें या लंबवत किरणें, 36 किरणें तो जाएंगी तभी तो सवेरा होगा ना, नहीं तो रात ही रहेगा वहां। तो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं या सीधी सीधी किरणें हैं वो अधिकतम कर्क रेखा तक जा सकती है और नीचे अधिकतम मकर रेखा तक जा सकती है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुका हुआ है इस वजह से। तो यह सौर विकिरण को तय करती है, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं उसको तय करती है कहां पर सीधी पड़ेंगी, कहां पर तिरछी पड़ेंगी। यही कहना चाह रहे हैं पॉइंट। आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे। सूर्य की लंबवत किरणों के आधार पर पृथ्वी में अलग अलग जलवायु पाई जाती है जिन्हें कटिबंध कहा जाता है। देखिए
सूर्य की किरणें अगर मान के चलो कहीं पर सीधी पड़ रही है, तो सीधी पड़ रही है वहां पर की जलवायु थोड़ी सी क्या होगी, गर्म होगी। अगर मान के चलो कहीं पर तिरछी पड़ रही है तो वहां की जलवायु अपेक्षाकृत क्या होगी, ठंडी होगी। तो सूर्य में, पृथ्वी पर अलग अलग दिशाओं में सूर्य की किरणें अलग अलग तरीके से पड़ती है। इस वजह से वहां पर अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है। उन जलवायु के आधार पर पृथ्वी पर जो क्षेत्र होता है उन्हें ही क्या कहा गया है, कटिबंध। और उस आधार पर पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। एक है उष्ण कटिबंध, एक है शीतोष्ण कटिबंध और एक है शीत कटिबंध। चलिए देखते हैं क्या होता है उष्ण कटिबंध, क्या होता है शीतोष्ण कटिबंध और क्या होता है शीत कटिबंध। मान के चलो ये सूर्य है, सूर्य की किरणें लंबवत कहां से कहां तक जाएगी ये मैंने बताया। पहले लिख लेते हैं पूरा, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ये 23.5 डिग्री है, यानी कि इसे कहे जाएंगे कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री है, यानी कि इसे कहा जाएगा मकर रेखा। ये 0 डिग्री को कहा जाएगा विषुवत रेखा। इन सब की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी है, फिर आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। ये 66.5 डिग्री है, इसे कहा जाएगा आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, और ये कहलाएगा अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक रेखा। क्लियर, ये भी 66.5 डिग्री है। अब सूर्य की किरणें लंबवत कहां से कहां जाएंगी, केवल यहीं तक, यानी कि हमेशा नहीं। एक टाइम पे सूर्य यहां पर रहेगा, जैसे कि पिछला एक मैप में मैंने आपको, इमेज में मैंने आपको दिखाया था कि सूर्य की किरणें एक टाइम पे यहाँ पे पड़ेंगी सीधी, एक टाइम पे यहाँ पे, एक टाइम पे यहाँ पे, मैक्सिमम यहाँ तक और मैक्सिमम यहाँ तक। इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पर सीधी पड़ रही है, मतलब यह क्षेत्र अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र होगा। इसी वजह से जो 23.5 डिग्री यानी कि मकर रेखा है, मकर रेखा से कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि मकर रेखा से कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ये क्या है, उष्ण कटिबंध। क्लियर। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। अब शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हमें क्या मिलेगा, शीत घन उष्ण, यानी कि ठंडा भी है और गर्म भी है। अब मान लो सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही है, कहाँ पे, कर्क रेखा पे। तो जब कर्क रेखा में पड़ रही है तो भैया थोड़ा सा गर्मी तो ऊपर भी देगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, ये थोड़ा सा क्या होगा, उष्ण होगा अपेक्षाकृत इसके, और इसके ऊपर तो और तिरछी पड़ रही है। तो जब तिरछी पड़ रही थी, ये वाला क्या होगा, शीत होगा। तो यही शीत और यही उष्ण मिलकर क्या बन गए, शीतोष्ण। वही चीज यहाँ पर भी होगा। अगर सूर्य यहाँ पर लंबवत पड़ रहा है तो थोड़ा सा इस क्षेत्र को भी तो क्या देगा, गर्मी देगा। तो ये वाला हो जाएगा उष्ण और नीचे वाला हो जाएगा शीत, और यही शीत और उष्ण मिलकर क्या बने, शीतोष्ण बने। तो आप ये कह सकते हो कि मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक वृत्त तक और कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा तक या आर्कटिक वृत्त तक जो क्षेत्र होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, या उसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपका कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर और नीचे दोनों तरफ रहेंगे, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और इन दोनों क्षेत्रों की जलवायु समान पाई जाएंगी। इसी आधार पर ही हमने कटिबंध बांटा है। तीसरा है शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध क्या होता है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कि शीत कटिबंध कहने का मतलब यह है कि वह क्षेत्र जो सर्वाधिक ठंडा क्षेत्र हो पृथ्वी में, उसे ही शीत कटिबंध कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा शीत कटिबंध कहां से कहां तक आता है, तो आप बताओगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या ये कह लीजिए आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, या फिर आप ये कह लीजिए 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर अंटार्कटिक वृत्त या रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक। ये वाला कहलाएगा आपका शीत कटिबंध और ये वाला कहलाएगा आपका शीत कटिबंध। इस सब डायग्राम को आप अच्छे से
प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आसानी हो समझने में, क्योंकि आगे चलकर जब आप जलवायु पढ़ोगे तो इन सब कटिबंधों की विशेष भूमिकाएं आएंगी, छत्तीसगढ़ की जलवायु में भी खासकर आएंगी और भारत की जलवायु में भी आएंगी। इसी वजह से इतना मेहनत करके ये टॉपिक आपके लिए समझाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। क्लियर? तो इस तरीके से पृथ्वी पर जलवायु के आधार पर 3 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। थोड़ा सा और इसको सरल कर देते हैं और सरल करने के बाद थोड़ा अगले पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नजर आ रहा होगा उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक है? उष्ण कटिबंध है विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक। कहाँ से कहाँ तक? विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक। अब इस डायग्राम में समझते हैं इसको, थोड़ा सा और क्लियरिफाई हो जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए क्या कहा है? उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा। अब ये विषुवत रेखा है, मैं अब नंबरिंग नहीं कर रहा हूं इसमें नंबरिंग आप खुद करेंगे ताकि थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो। ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा, तो ये आपका है कर्क रेखा। और क्या कहा है? विषुवत रेखा से मकर रेखा, यानी कि ये आपका है मकर रेखा। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर? दूसरा देखते हैं हम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या कह रहे हैं? कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त। तो कर्क रेखा है ये और ये है आपका आर्कटिक वृत्त। और दूसरा क्या कहा है इसने? मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त। ये मकर रेखा है, यहां से ये अंटार्कटिक वृत्त है। तो इस कर्क से आर्कटिक और मकर से अंटार्कटिक तक का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कहलाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ये दोनों क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आगे देखते हैं, तीसरा बचा हुआ है हमारा शीत कटिबंध। ये शीत कटिबंध किसे कहते हैं? कहां से कहां तक के क्षेत्र को कहते हैं? तो इसमें कहा है आर्कटिक से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक से दक्षिणी ध्रुव। देखिए बच गया, केवल एक ही पॉइंट बच गया उसमें। ये आर्कटिक है और ये उत्तरी ध्रुव है, ये अंटार्कटिक है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये वाला क्षेत्र जो बच गया वो कहलाएगा आपका शीत कटिबंध। तो अच्छे से ध्यान से इस मैप को, इस डायग्राम को आप बनाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। कोशिश हमारी यही है आपका हर एक चीज हम क्लियर करते जाए और आपकी जो भी डाउट्स होगी उसके लिए अलग से डाउट क्लास चलाया जाएगा। तो इस तरीके से आपने अक्षांशों के बारे में देखा, अक्षांशों की विशेषताएं देखी, अक्षांशों के महत्व देखा और आपने ये भी देखा कि किस तरह से हम सूर्य की किरणों के आधार पर पृथ्वी को अलग अलग जलवायु में बांटे और उन जलवायु के आधार पर अलग अलग जलवायु क्षेत्रों के आधार पर अलग अलग कटिबंधों में बांटा। अब आगे हम चर्चा करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको पहले बता दिया है, यहां पर मैं फिर से बताना चाहूंगा कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा होती है। क्लियर? या ये कह सकते हो कि पृथ्वी पर खींची गई जो खड़ी काल्पनिक रेखाएं होती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। इस ध्रुव से निकलकर एक रेखा आई और यहां तक गई, वो कहलाई आपकी देशांतर रेखा। या पृथ्वी पर जो खड़ी काल्पनिक रेखा खींची गई है वो कहलाई आपकी देशांतर रेखा, यानी कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। यह क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है और ऊर्ध्वाधर होती है। काल्पनिक कहने का मतलब जो इमेजिनरी हो, जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन आपको मानकर चलना पड़ता है कि वो काल्पनिक रेखा है। वास्तव में पृथ्वी पर पूर्व और पश्चिम दिशा का जो ज्ञान होता है ना, उस ज्ञान, उस स्थिति को जानने के लिए हमें देशांतर रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं वो काल्पनिक होती है और ऊर्ध्वाधर होती है। 0 डिग्री जो देशांतर होती है उसे मुख्य देशांतर कहते हैं, जिससे पृथ्वी पर पूर्व व पश्चिम दिशा की स्थिति हमें ज्ञात होती है। वही चीज मैंने बताया यहाँ पे कि अगर आप मान के चलो ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को एक हम बीचों बीच से कोई रेखा से खड़ी काट देते हैं तो ये एक देशांतर रेखा हो गई और इसी देशांतर रेखा को क्या कहा गया है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे मुख्य देशांतर रेखा कहते हैं। अब इस मुख्य देशांतर रेखा से हम ये बता सकते हैं कि इसके दाहिने साइड वाला जो हिस्सा है वो पूर्व क्षेत्र होगा पृथ्वी का और इसके बायां साइड वाला जो हिस्सा है वो पश्चिमी क्षेत्र होगा पृथ्वी का। तो इस आधार पर मुख्य देशांतर रेखा से हम पृथ्वी पर पूर्वी तथा पश्चिमी स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी कि पृथ्वी 2 बराबर भागों में फिर से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बीच से ही इसको काट दिया गया है
एक तरफ वाला हिस्सा कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और एक तरफ वाला हिस्सा कहलाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर। आगे देखते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या जीएमटी रेखा कहते हैं। देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा या जीएमटी रेखा। क्यों कहते हैं वो भी मैं बताना चाहूंगा। दूसरा चीज, इन रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। इन रेखाओं की कुल संख्या 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या जीएमटी रेखा कहते हैं। जीएमटी का मतलब क्या होता है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आ गया तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जीएमटी मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच एक शहर का नाम है जो कि लंदन के समीप है। और मीन टाइम मतलब होता है मानक समय। तो मानक समय की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, यहाँ पर आगे इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रधान मध्याह्न रेखा या जीएमटी रेखा कहते हैं। ये हम लगभग विशेषताओं के बराबर पढ़ रहे हैं कि देशांतर रेखा होती क्या है। इन रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। कैसे होती है? ये माना हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा। इसी 0 डिग्री को मैंने बताया जीएमटी कहते हैं या इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनकी संख्या 360 कैसे होती है। अब ये 0 तो है, बीचों बीच से खींची हुई है और ये पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट दी है, एक पूर्वी गोलार्ध में और एक पश्चिमी गोलार्ध में, जैसा कि वहां पे आपको नजर आ रहा है। तो पूर्वी गोलार्ध में भी इसी तरीके से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है और पश्चिमी गोलार्ध में भी इसी तरीके से बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती है। तो इन बहुत सारी देशांतर रेखाओं का मान जो होता है वो पूर्वी गोलार्ध में होता है 180 और पश्चिमी गोलार्ध में होता है 180। कहने का मतलब ये है कि 180 को देशांतर रेखा इस साइड होगा और 180 को देशांतर रेखा इस दिशा में होगा। इस वजह से टोटल अगर हम देखेंगे तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 360। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर। इन सब का नोट्स आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि 180 पूर्वी गोलार्ध में तथा 180 पश्चिमी गोलार्ध में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं देशांतरों की विशेषताओं के बारे में कि क्या विशेषताएं होती है देशांतरों की, क्या महत्वपूर्ण चीजें होती है देशांतरों की। सबसे पहली विशेषता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। यह रेखा अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। यहाँ पर एक फैक्चुअल चीज आ रहा है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्यों कहते हैं इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसे क्यों कहते हैं। चलिए सबसे पहली चीज तो मैं बात करता हूं 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में। ये है 0 डिग्री हमारा देशांतर रेखा और इसी रेखा को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। दूसरी बात इसने बताया कि इसी रेखा को जीएमटी लाइन भी कहते हैं और यह रेखा अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। तो पहली चीज तो आप ये देख लीजिए कहां से होकर गुजर रही है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहां से होकर गुजरेगी। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके इधर बराबर और इसके इधर बराबर। ये वाला क्षेत्र पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। और ये एक फ्लैट मैप है, सीधा सीधा मैप है। जब आप इसको ग्लोब में देखोगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है अटलांटिक ओशियन जो कि अटलांटिक महासागर है और इसी महासागर का पूरा ये भाग है। तो इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का इस क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण इसे क्या कहते हैं? अटलांटिक महासागर कहते हैं। और ये आपको नजर आ रहा होगा यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि लंदन। और लंदन के पास यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच शहर। तो इस ग्रीनविच शहर से इस लाइन के गुजरने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, माफी चाहूंगा, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन या जीएमटी टाइमलाइन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्यों कहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा आगे मैं चर्चा करूंगा कि इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्यों कहा जाता है। अगली विशेषता लेते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। देखिए इस मैप में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर रेखा हो और यहाँ पर भी
180 डिग्री देशांतर रेखा होगी। और ये दोनों रेखा कहां से होकर गुजर रही है? पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर से होकर गुजर रही है। तो प्रशांत महासागर से होकर गुजरने के साथ साथ जब आप इस मैप को फोल्ड करोगे ऐसे करके, तो ये 180 और वो 180 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे या एक दूसरे के करीब रहेंगे। यानी कि जब गोल पृथ्वी में आप ग्लोब में लोगे तो दोनों तरफ आपको प्रशांत महासागर नहीं नजर आएंगे, वो एक ही जगह नजर आएंगे जो कि काफी फैले हुए होंगे। और इन दोनों प्रशांत महासागर में 180 नंबर की देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो दो सवाल आपके मन में यहाँ पर उठ रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय समय रेखा क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली चीज, ये एक हमारी पृथ्वी है और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के दोनों ओर यानी कि पूर्वी गोलार्ध में भी और पश्चिमी गोलार्ध में भी टोटल कितनी देशांतर रेखाएं होती है? 190 देशांतर रेखा 180 देशांतर रेखाएं होती है। माफ कीजिएगा, टोटल 360 होती है, एक तरफ 180 होती है। इधर 180 हुआ और इधर 180 हुआ, यानी कि 360। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कोई एक होगी, ये 1 नंबर होगी, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5, ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगी? 180 तक जाएगी। और उसी तरीके से पश्चिमी छोर में भी कहां तक आएगी? 180 तक आएगी। अब यहां पर मान लो ये हमारा क्या है? सन, सूर्य मान लो, और सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ी कहां पे? इस 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पड़ी। तो जब इस 180 डिग्री देशांतर रेखा पर पड़ता है तो यहां पर सुबह के 6 बज रहे हैं मान लो। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एक चीज बता रहा हूं जिसको आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो 4 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 4 मिनट। यानी कि दो देशांतरों के बीच सूर्य का जो प्रकाश है वो 4 मिनट में पहुंचेगा एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक। तो यहां पर अगर 180 नंबर की जो देशांतर रेखा है, ये इस 180 से 179 नंबर तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लगाएगा? 4 मिनट का समय लगाएगा। 180 से 178 तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगाएगा। 180 से 177 तक पहुंचने में 12 मिनट का समय लगाएगा। इसी तरीके से जब 180 देशांतर रेखा को पार करेगा और कहां पहुंचेगा? इस 0 डिग्री पर पहुंचेगा तो कितना समय लगाएगा? 4 मिनट के हिसाब से 180 देशांतर रेखा को पार कर रहा है तो कितना समय लगा? 720 मिनट होगा ना। और 720 मिनट को आप घंटे में परिवर्तित करोगे तो कितना घंटा आएगा? 12 घंटे का समय आता है। कितने घंटे का? 12 घंटे का। तो आप सोच सकते हो कि सूर्य का प्रकाश अगर यहां से 180 डिग्री से इस 0 डिग्री तक आ रहा है तो 12 घंटे का समय लग जाएगा। यानी कि अगर यहां पर 2 दिसंबर मान लो सुबह 6 बजा है तो यहां पर शाम को 6 बजा रहेगा 1 दिसंबर तक। मतलब यहाँ पे अगले दिन की शुरुआत नहीं हुई है ना, 12 घंटे का फर्क आ गया। अब जब सूर्य यहाँ पे पहुंच गया तो यहाँ पर सुबह 6 बजेगा 2 दिसंबर का, तो यहाँ शाम को 6 बज जाएंगे 2 दिसंबर के। ये तो आगे हो गया ना, क्लियर। अब जब सूर्य यहाँ से फिर यहाँ आएगा तो फिर कितना समय लगाएगा? 720 मिनट, क्योंकि फिर से तो 180 को देशांतर को पार करना है तो 720 मिनट मतलब 12 घंटे। तो जब सूर्य यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो फिर से 12 घंटे, और अगर आप इस 180 से दूसरे 180 तक जाओगे तो टोटल 24 घंटे का फर्क आपको नजर आएगा। और इस 24 घंटे का फर्क मतलब एक दिन का अंतर आ जाएगा। तो अगर सुबह 6 बजे 2 तारीख है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सुबह 6 बजा रहेगा लेकिन तारीख होगी 1। तो 24 घंटे का फर्क आ गया पृथ्वी के दोनों छोर में। तो इस 24 घंटे का फर्क आने की वजह से ही इस लाइन को यानी कि 180 डिग्री देशांतर लाइन को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं किस पे? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। तो मैंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहते हैं? यहां पे आपको नजर आ रहा है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो कहते हैं वो 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहने का मतलब ये है कि दो अलग अलग देशों में अलग अलग समय होता है, तो एक निश्चित समय का निर्धारण जो करना है वो हमें इस रेखा को मानकर करना होगा, जिसे जीएमटी लाइन कहा जाता है।
और ये जीएमटी लाइन के आधार पर ही किसी स्थिति या किसी देश का समय निर्धारित होगा कि वो इस जीएमटी रेखा से कितने घंटे आगे है या कितने घंटे पीछे है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर कोई देश है, तो ऑब्वियस यहाँ पे पहली सुबह होगी और उसके बाद यहाँ पर सुबह होगी, मतलब ये इस मानक समय से क्या होगा, कुछ घंटे आगे होगा। और ये कोई देश है तो यहाँ पर तो रात ही होगा, मतलब इस मानक समय से ये कुछ घंटे पीछे होगा। तो पृथ्वी के दोनों छोर में समय को निर्धारित करने के लिए हमें एक मानक लेना पड़ता है, और वही मानक बीचों बीच से होकर गुजरने के कारण हमें इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानना पड़ता है, जो कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है, या फिर इसी को क्या कहते हैं, जीएमटी रेखा। जीएमटी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि वो लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रहा है, तो इसी कारण से इसे मानक या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं 0 डिग्री को, ताकि हम विश्व के किसी भी स्थिति या किसी भी क्षेत्र का जो अगर हम टाइम मिलाएंगे तो वो इस मानक समय के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट भी आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं हम देशांतरों की विशेषताओं के बारे में कि अक्षांशों की लंबाई अलग अलग किंतु देशांतरों की लंबाई बराबर होती है। देखिए ये अक्षांश है, ये कोई अक्षांश है, मान लो 0 डिग्री, इसके ऊपर 23.5 डिग्री, इसके ऊपर 66.5 डिग्री, इसके ऊपर होगा 80 डिग्री मान लो, ये 85 डिग्री मान लो, और ये 90 डिग्री मान लो। तो जब आप देख रहे हो यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जो लंबाई है वो सर्वाधिक दिख रही है आपको, और जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये लंबाई क्या होती जा रही, घटते जा रही, और 90 डिग्री में बिंदु के आकार की हो जाती है। मैंने पहले ही बताया कि अक्षांशीय रेखाएं जो होती है वो वृत्ताकार होती है, और ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आ भी रहा होगा कि एक लाइन ऐसे करके घूमी है और पीछे से ऐसे आकर फिर इसमें मिली हुई है। तो अक्षांशीय रेखाओं की जो लंबाई होती है वो अलग अलग किंतु देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कैसे बराबर होती है? अब ये एक ध्रुव से कोई रेखा निकली और दूसरी ध्रुव में जाकर मिलेगी, तो मिल तो उसी ध्रुव में ही रही ना, चाहे वो कहीं से भी निकले। जैसे एक ध्रुव से ऐसे निकली और यहाँ पर आकर मिली, तो लंबाई तो उतनी ही चलेगी। फिर यहाँ से निकली, फिर यहाँ पर आकर मिली, फिर यहाँ से निकली, फिर यहाँ पर आकर मिली, फिर यहाँ से निकली और यहाँ पर आकर मिल गई। यानी कि अक्षांशों की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन देशांतरों की लंबाई हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। क्लियर? आगे हम देखते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है किंतु देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक व ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जैसे यहाँ पर बोला है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, मैंने वहां पे बताया था कि दो अक्षांश है, इनके बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर रहती है, मतलब ये हमेशा बराबर रहेंगी। यहाँ पर भी दो अक्षांश है, इनके बीच की दूरी भी हमेशा 111 किलोमीटर ही रहेगी, यहाँ पर भी हमेशा 111, मतलब आप कितने भी कहीं पर भी दो अक्षांश ले लो, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, हमेशा। लेकिन जब हम देशांतर की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा होगा कि देशांतर रेखा सबसे ज्यादा अगर चौड़ी कहीं पर है, यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच अगर सबसे ज्यादा गैप कहीं पर है तो वो विषुवत रेखा पर है, इस 0 डिग्री पर, और सबसे कम अगर कहीं पर है ध्रुवों पर, जो कि शून्य हो जाती है। यानी कि दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है, लगभग 111.32 किलोमीटर के बराबर, और ध्रुवों पर लगभग वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, जैसा कि आपको मैप में नजर आ रहा होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। इसमें अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। ये चीज मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, वृत्ताकार, और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती है। यहाँ पर एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, काफी टेस्टी फ्रूट है ये, ठीक है, जो भी हो, मौसम्बी या संतरा जो भी हो, ठीक है, खाने से मतलब नहीं, हमको सिर्फ समझना है। यहाँ पे समझने के लिए हमने कोशिश ये किया है कि ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, अक्षांशीय रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर। और ये जो आधा कटा हुआ जिसे क्या कहते हैं, क्वार्टर जो कटा हुआ दिख रहा है ना, जैसे ये आपका क्या कहलाता है, देशांतर रेखा कहलाता है। अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार है और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार है। तो इस मैप से आप समझने की पूरी तरीके से कोशिश कर सकते हो। आगे चलते हैं हम देशांतर रेखाओं के महत्व के बारे में, कि देशांतर रेखाओं का महत्व क्या होता है। सबसे पहली चीज, समय के निर्धारण में देशांतर रेखाओं का जो महत्व है वो समय के निर्धारण में होता है।
तो ये बात मैंने पहले ही आपको बता दिया है जब हम अंतर्राष्ट्रीय मानक या मानक समय रेखा या जीएमटी रेखा पढ़ रहे थे कि उसमें कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है देशांतरों के द्वारा। तो आपको पता होगा कि एक छोर से यानी कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक जाने में लगभग 24 घंटे का फर्क आ जाता है, और उस 24 घंटे के फर्क के कारण पूरा एक दिन या 24 घंटे तक दो देशों के बीच में क्या रहती है, समय डिफरेंस या टाइम डिफरेंस रहता है। तो उस समय को किसी भी देश की समय को निर्धारित करने के लिए हमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा का मान को ध्यान में रखना पड़ता है। ये सब चीजें मैंने थोड़ी देर पहले आपको वहां समझा दी है। दूसरा, समय निर्धारण के लिए 0 अंश देशांतर का प्रयोग किया जाता है जो कि लंदन के पास ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ये सारी चीजें हमने आपको पिछले थोड़ी देर पहले चर्चा की हुई है। यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा बस कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा आपको दिख रही है, ये वाली रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के पास एक शहर है ग्रीनविच शहर। इस ग्रीनविच शहर से होकर गुजरने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइमलाइन कहते हैं। इस ग्रीनविच जो शहर है वो लंदन के किनारे है, और यहाँ से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है, ये दिख रहा होगा, इसी वजह से इसे ग्रीनविच मीन टाइमलाइन कहा जाता है। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये सारी चीजें हमने देख लिया। अगला पॉइंट है मानक समय। मानक समय क्या होता है कि किसी भी देश या स्थान के समय निर्धारण के लिए मानक समय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि भारत का एक मानक समय माना जाता है, वो क्यों माना जाता है, और उसी पे एक टॉपिक आएगा कि हमें 2 मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जैसे सपोज यहाँ पर एक मैं भारत का नक्शा बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, जो कि उतने अच्छे से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ काम चल जाएगा। ये कुछ हमारा भारत ऐसे ही दिखता है, नहीं भी दिखता तो भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत का जो सबसे पूर्वी छोर है ये वाला, और जो सबसे पश्चिमी छोर है ये वाला। तो जो पूर्वी छोर का जो मान है, यानी कि कोई एक देशांतर रेखा यहाँ से गुजरी होगी सबसे पूर्वी छोर से, तो उस पूर्वी देशांतर रेखा का जो मान है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये भी एक पूर्वी देशांतर ही है, क्योंकि अगर आप बात करोगे ग्लोब की बात करोगे तो भारत पूर्ण रूप से कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध इसलिए क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ऊपर है, पूर्वी गोलार्ध इसलिए क्योंकि ये प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व में है। क्लियर? तो भारत में जो भी देशांतर रेखाएं गुजरेंगी वो सारी पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इस साइड की तो पूरी पूर्वी देशांतर रेखा होंगी ना, तो इस वजह से यह भी क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट आपका क्या होगा, भारत का पूर्वी देशांतर होगा, और ये 97 डिग्री 25 मिनट भी क्या होगा, पूर्वी देशांतर होगा। अब यहाँ पर देखिए, मान के चलो यहाँ पे सूरज है, सूरज की किरणें सुबह 6 बजे कहाँ पहुंचती है? इस अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में पहुंचती है। तो सुबह 6 तो यहाँ बजा है। अब इस 97 डिग्री और 68 डिग्री के बीच में आपको लगभग 30 डिग्री क्या मिल रहा है, 30 तो देशांतर रेखा मिल रहा है, यानी कि सूर्य की किरणें 30 तो देशांतर रेखाओं को पार करेगी तब जाके यहाँ तक पहुंचेंगी। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा, 120 मिनट लगेगा, यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जगह 6 बजा हो और एक जगह 4 बजा हो? मुमकिन है क्या? भारत एक देश है तो एक टाइम होना चाहिए, सभी जगह के बराबर टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो उसी पॉसिबिलिटीज यानी कि वो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाने के लिए हमने एक माना है मानक समय, जिसका नाम है भारतीय मानक समय, जिसे IMT कहते हैं, इंडियन मेन टाइम लाइन। क्लियर? या IST भी कह देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हम IMT लेकर चलते हैं, और ये रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी रेखा है? एक 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो कि भारतीय मानक समय कहलाता है। अब इस भारतीय मानक समय की जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि जब भारत का भूभाग काफी बड़ा हो जाने के कारण वहां पर 30 देशांतर रेखाएं बीच में आ जाती है, और 30 देशांतर रेखाओं को सूर्य की किरणें 2 घंटे में पार करती है। मतलब एक तरफ अगर सुबह 6 बजा है तो एक तरफ 4 बजा है, कहने का मतलब ये भारत के 2 छोर में लगभग 2 घंटे का फर्क आ जाता है।
तो 2 घंटे का फर्क को कम करने के लिए हमने यहाँ पर माध्य माना है, एक बीचों बीच से एक रेखा मानी है जिसे भारतीय मानक समय कहते हैं। अब जो भी टाइम यहाँ पर होगा, जैसे मान लो यहाँ पर 7 बजा रहा है, 7 बजे होगा, तो सारे देश में हम घड़ी क्या बताएगी, 7 बजे का टाइम ही बताएगी। यहाँ जितने भी बजा रहे हैं यहाँ पर भी जितना भी बजा रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, इसीलिए इस मानक समय को माना जाता है। तो क्लियर हुआ मानक समय क्या होता है और भारतीय मानक समय क्या होता है। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो कि हम उस टाइम पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना जान लीजिए कि जो भारतीय मानक समय होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होती है, जो कि भारत का समय उस रेखा के हिसाब से निर्धारित किया जाता है। लेकिन मैंने शुरू में एक बताया था कि 2 मानक समय होने चाहिए, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती, कि 2 मानक समय की मांग क्यों उठ रही है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सुबह तो जल्दी हो जाएगी, मान लो 6 बजे क्या हो गया, सुबह हो गया। लेकिन जब यहाँ पर 7 बज रहा है तो यहाँ पर कितना बजा रहेगा, 8 बजा रहेगा। और जब यहाँ पर 6 बजेगा तो यहाँ पर भी कितना बजा रहेगा, 8 बजेगा। तो लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। अब मान के चलिए ऑफिस टाइम पर 10 बजे, 10 से 5 बजे तक, तो ऑफिस टाइम का अगर आप लोगे तो यहाँ पर तो वो 9 बजे होगा। मतलब एक्चुअल में जब यहाँ पे 11 बजेगा तब यहाँ पर 10 बजेगा, यहाँ पे जब 11 बजेगा तब यहाँ पे 10 बजेगा और यहाँ पे 9 बजेगा। सिंपल सी बात है, बस आप ये समझ लीजिए कि 2 मानक समय की मांगे इसलिए उठ रही है क्योंकि एक तरफ 2 घंटे पहले सुबह हो जा रही है और एक तरफ 2 घंटे बाद सुबह हो जा रही है। तो एक तरफ अगर ऑफिस टाइम आप लोगे तो जिधर सुबह जल्दी हो रही उधर शाम भी तो जल्दी होगी। तो जब 5 बजे एक तरफ धूप रहता है तो एक तरफ पूरी तरीके से क्या हो जा रहती है, रात हो जा रहती है। और ऑफिस में वर्क तो 5 बजे तक ही होगा, टाइम तो टाइम है। तो उस टाइम तक वर्क करने के लिए हमें बहुत सारे ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, बहुत सारे ऊर्जा खपत करनी पड़ती है। वहीं साथ साथ अगर आप बच्चों के सेहत के बारे में अगर आप बात करोगे तो जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं उनके अपेक्षा इस क्षेत्र के बच्चे की नींद क्या होती है, कम होती है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये तो देर रात तक काम कर रहे हैं ना, रात का समय नींद का समय होता है। अब 8 बजे तक ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन घड़ी में बजा कितना है, 6 ही बजा है। और यहाँ पर भी 8 बजे तक काम कर रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ पर 6 बजे तक ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे धूप है और यहाँ पे तो अंधेरा हो चुका है ना। तो इस वजह से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए 2 मानक समय की बात या उनकी मांग की जा रही है। क्लियर। बहुत सारे देशों के द्वारा क्या किया जाता है, 3, 4, 5 मानक समय होते हैं। जैसे रशिया के साथ मैं संभवतः बता सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर, बट मैं कोशिश करूंगा कि 7 मानक समय है। एक बार आप गूगल उसको कर लीजिएगा कि रशिया के पास कितने हैं। चीन के पास सामान्यतः 5 मानक समय है जो कि उसके समय को निर्धारित करते हैं, क्योंकि उनका भौगोलिक क्षेत्र काफी बड़ा होता है और बहुत सारे देशांतर वहां से गुजरते हैं। तो इस तरीके से हमारा मानक समय हो गया। और ये वही पॉइंट जो मैंने बताया कि 2 देशांतरों के बीच सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। इस देशांतर से इस देशांतर तक आने में 4 मिनट लगेगा और इस देशांतर से इस देशांतर तक आने में 12 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 12 घंटे का समय लगता है। ये आपको एक मैप दिख रहा है, ये आपका है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे IMT कहते हैं, इंडियन मेन टाइम लाइन। और ये आपका सबसे पूर्वी छोर है, ये आपका सबसे पश्चिमी छोर है। तो इस तरीके से मैंने खुद मैप बनाकर आपको दिखाया था, बाकी अच्छे से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार। देखिए, अब तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सामान्यतः भूगोल की जानकारी। अब हमें जो पढ़ना है वो है छत्तीसगढ़ के बारे में, और ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला टॉपिक है। इससे पहले हमने सिलेबस से संबंधित छत्तीसगढ़ का एक सामान्य परिचय का वीडियो दिया है। वो परिचय का वीडियो आप अगर देख चुके होंगे तो उसमें आपने देखा भी होगा कि राज्य का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार कितना है। तो उसी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में हमें क्या करनी है, यहाँ पे चर्चा करनी है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि छत्तीसगढ़ की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर है। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक ग्लोब, और उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का मैप। ये मान लो ग्लोब है और ये 0 डिग्री क्या है, अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री के ऊपर में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, नीचे में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या है, कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा। ये एक 0 डिग्री है जो कि देशांतर रेखा है, और 0 डिग्री के राइट साइड में क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। दिशा का ज्ञान हमेशा याद रखिएगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। क्लियर, हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं इस दिशा की बात करूंगा तो ये उत्तर पूर्व कहलाएगा,
इस दिशा की मैं बात करूंगा तो ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा, इस दिशा की बात करूं तो मैं ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, और इस दिशा में ये उत्तर पश्चिम होगा। तो इस तरीके से आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। क्लियर? हम समझ रहे थे क्या छत्तीसगढ़ की स्थिति ग्लोब पर क्या है। तो अगर मान लो मैं भारत की स्थिति में पहले बताता हूं, तो भारत के बीचों बीच से क्या गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो भारत ग्लोब पर कुछ इस तरीके से होगा। तो अब कर्क रेखा तो कौन से गोलार्ध में है भाई? कर्क रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में है, और यहाँ पर 0 डिग्री से ऊपर का पूरा क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में आता है। तो भारत तो इस 0 डिग्री यानी कि इस विषुवत रेखा से ऊपर है। तो ऊपर होने की वजह से भारत पूर्ण रूप से कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। अब मैं बात करूं अगर इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष में, तो इस देशांतर रेखा के पूरी तरीके से पूर्व में स्थित है भारत। तो पूर्व में स्थित होने की वजह से भारत कौन से गोलार्ध में है देशांतर के सापेक्ष में? तो पूर्वी गोलार्ध में। तो जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, तो छत्तीसगढ़ भी तो उत्तरी गोलार्ध में होगा और पूर्वी गोलार्ध में होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एक मैप आपको दिख रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है। चूंकि उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में होने की वजह से उसे एक साथ क्या कह दिया जाता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह दिया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहने का मतलब यह है कि कोई भी राज्य या कोई भी भूभाग किस अक्षांश से किस अक्षांश तक फैला है, किस देशांतर से किस देशांतर तक फैला है। यानी कि मैंने आपको बताया कि टोटल अक्षांश होते हैं 180 हो और टोटल देशांतर होते हैं 360 है। तो भाई कोई भी दो भूभाग कौन से दो अक्षांशों के बीच में आता है और कौन से दो देशांतरों के बीच में आता है, यही उसका कहलाता है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ये आपको दिख रहा है कर्क रेखा है, जो कि क्या है 23.5 डिग्री। नीचे से मतलब है नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपको पता है किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और ये आपका देशांतर रेखा है। क्लियर? यहाँ पर मैं आपको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ का ये एक लाइन ऐसा एक अक्षांश रेखा ऐसी है जो राज्य के सबसे दक्षिणी हिस्से को छूती है। अब राज्य के सबसे दक्षिणी हिस्से को छूने की वजह से यहां से उसका अक्षांशीय विस्तार शुरू हो जाएगा। यानी कि ये दो अक्षांश रेखाओं के बीच में छत्तीसगढ़ क्या है? फैला हुआ है। इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में ही छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। आपको नजर आ रहा होगा ये एक अक्षांश रेखा है और ये दूसरी अक्षांश रेखा है। इन दोनों के बीच में ही छत्तीसगढ़ का क्या है? विस्तार। तो जहां से शुरू हो रहा है उसका कुछ मान होगा। तो ये 17 डिग्री 46 मिनट अक्षांश रेखा है। इस अक्षांश रेखा का मान कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट। और इस अक्षांश रेखा का मान है 24 डिग्री 5 मिनट। तो इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच में छत्तीसगढ़ का क्या है? विस्तार है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको यहाँ पर एक शब्द जोड़ना है जिसका नाम है उत्तरी, और इसका भी नाम क्या है? उत्तरी। क्यों उत्तरी? क्योंकि ये दोनों अक्षांश रेखाएं किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इस वजह से ये उत्तरी गोलार्ध कहलाते हैं। यानी कि 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी गोलार्ध, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी गोलार्ध। ठीक उसी तरीके से कोई दो देशांतर रेखा ऐसी होगी जो छत्तीसगढ़ के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से से होकर गुजरती होगी। ये देखिए, अब ये तो पूरी तरीके से क्या है? पूर्वी गोलार्ध है। तो यहाँ पर कोई दो देशांतर ऐसा होगा जो पूर्वी ही कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध का इसलिए। तो जब इसका देशांतर विस्तार का बात हम करते हैं तो एक देशांतर रेखा आती है 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी, यहां से लेकर 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक छत्तीसगढ़ का क्या है? देशांतरी विस्तार है। क्लियर? यानी कि वे दो अक्षांश जिनके बीच छत्तीसगढ़ फैला है तथा वे दो देशांतर जिनके बीच छत्तीसगढ़ फैला हुआ है, उसी को ही राज्य का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहते हैं। मान केवल याद रखना है आपको, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश से 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। वहीं देशांतरी विस्तार की बात करें तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक राज्य का देशांतरी विस्तार है।
क्लियर। इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ का जो पहला टॉपिक है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार वो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं आपके बारे में एनालाइजर ऐप के जरिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज अभी चालू है और टेस्ट सीरीज मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता जो है उसका परिचय आप यहाँ से लगा सकते हैं। जो 2018-19 में हमने टेस्ट सीरीज आयोजित की थी उसमें 32 से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज एक बार आप ज्वाइन जरूर कीजिए, और उस टेस्ट सीरीज को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो उसके द्वारा हर क्वेश्चन के आंसर में जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उस डिस्क्रिप्शन को आप बड़े ही ध्यान से पढ़िए। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।